पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जहां पर कर्व अपनी शेप चेंज करता है। आप देखिएगा, एक बार कर्व बनाती हूँ आपके लिए। ये हमारा बेल शेप कर्व है। तो एक बार कर्व ऐसे जा रहा है कॉन्वेक्स से कॉनकेव, दो तरीके के लेंसेज पढ़े हुए होंगे आप लोगों ने। तो कर्व क्या कर रहा है? अपनी शेप चेंज कर रहा है, इससे इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यूं से यूं कर्व चेंज कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये पॉइंट क्या होता है, एक बार इसको समझिएगा। ये पॉइंट होता है आपका मीन का, और यही पॉइंट होता है आपका मीडियन का, और यही पॉइंट होता है आपका मोड का। बिकॉज मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हैं, दैट्स वाई ये पॉइंट हमारा किसको शो करता है? मीन को या मीडियन को या मोड को, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पहला पॉइंट जहां पर कर्व अपनी शेप चेंज करता है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। यानी कि आप मीन में क्या करेंगे? प्लस करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, आप मीन में क्या करेंगे? माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये आएगा आपका पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन 3 होते हैं, लेकिन मोस्ट मेनली किसको माना जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन? दिस वन। तो हमें अगर क्वेश्चन में दे दिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आर दिस एंड दिस, फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपको दे दिया गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन 50 एंड 80। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन 80 डेफिनेटली प्लस करने से आएगा, और 50 माइनस कर। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास इन्फ्लेशन के। अगेन आप इनको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं? मीन, और अगर मीन निकल गया तो मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं, और एसडी निकाल लिया तो एमडी और क्यूडी फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है क्वेश्चन में, हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन 3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन पहला पॉइंट कहाँ पे होता है? जहां पर फर्स्ट टाइम कर्व अपनी शेप चेंज कर रहा है। ये पॉइंट कौन से हैं? एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने इस साइड प्लस क्यों लिया है? क्योंकि नंबर लाइन पे हम इधर चल रहे हैं, तो ये नंबर इंक्रीजिंग होंगे इधर, इधर आएंगे माइनस वाले नंबर, ठीक है। तो डायरेक्ट देखना है आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कौन सा है? एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। द वर्टिकल लाइन ड्रो थ्रू एक्स इक्वल टू मीन या म्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, इस नंबर को म्यू को मीन से ही शो करते हैं। वर्टिकल लाइन जो ये ड्रॉ करी मैंने, कौन सी? x इक्वल टू मीन, x इक्वल टू एक्स बार या x इक्वल टू म्यू वाली। डिवाइड द कर्व इनटू 2 इक्वल हाफ। ये पूरे कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। आई द एरिया बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू म्यू, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू एंड म्यू टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.5 ऑब्वियस ही बात है, अगर टोटल एरिया 1 है तो इधर का एरिया कितना होगा? 0.5, और इधर ये हाफ एरिया कितना होगा? 0.5, ठीक है। तो हमारी जो मीन वाली लाइन है वो हमारे कर्व को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास इन्फ्लेशन के, ठीक है। तो ये किस एरिया में और किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? रिमेंबर दिस, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा हुआ है बहुत बार। तो मैं पहले एक बार डायग्राम बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इनकी परसेंटेज बताऊंगी। लेट सपोज ये कर्व है हमारा, एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं। देखिए सपोज करिए ये आपका कर्व है, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो क्या है? एक्स बार या म्यू वाली। पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ आएगा? लगभग यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन, इसको बोलते हैं म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिवीएशन, या एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन, एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डिवीएशन। एक ही बात है, म्यू या एक्स बार नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, दैट टर्म इज कॉल्ड मीन, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि ये टर्म म्यू भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है। हाँ, पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, कि टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है। अच्छा, टोटल एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ, यहां से लेके यहां तक का कितना है? 100% या 1। तो पहली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जहां पर कर्व अपनी शेप चेंज कर रहा है, ये एरिया कितना होता है? ये एरिया होता है आपका 68 समथिंग, 68.28 होता है एक्चुअली, एग्जैक्टली याद करेंगे 68.28%, यानी कि अभी भी बचा हुआ है एरिया काफी।
फिर क्या करता है कर्व, दूसरी बार अपनी शेप चेंज करता है, समथिंग लाइक दैट यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एरिया बढ़ के कितना हो जाता है, 95%। ठीक है। थर्ड टाइम कर्व अपना शेप कब चेंज करेगा, लगभग लास्ट। फिर कर्व शेप चेंज नहीं करता, वो पैरेलल हो जाती है लाइंस। इसी तरीके से थर्ड टाइम जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा कुछ। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स बार प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एरिया टोटल कितना कवर हो जाएगा आपका, 99.73%, यानी कि लगभग सारा एरिया कवर हो गया। 100% में से 99.73% पे तीसरी बार कर्व अपनी शेप चेंज करता है। उसके बाद दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है, टच नहीं करती बट पैरेलल हो जाती है। उसके बाद कर्व अपनी शेप चेंज नहीं करता। तो ये 3 एरिया हैं। पहली बार कब करता है, लगभग 68% पे। दूसरी बार कब चेंज करता है, अप्रोक्स 96% पे। और थर्ड टाइम कहाँ पे चेंज करता है, 99.73% पे। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्व के इन्फ्लेशन पॉइंट्स में अगर फर्स्ट टाइम है या 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एरिया लर्न करना है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या वेरिएंस, और y फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर्स x2 बार एंड वेरिएंस, तो x प्लस वाई भी किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। एक सेकेंड, x प्लस वाई भी किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर्स, दोनों के मीन जुड़ जाएंगे, यानी कि x1 प्लस x2 बार जुड़ जाएंगे और वेरिएंस जुड़ जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। याद रखिए मीन जोड़ा है मैंने सिंपली और वेरिएंस जोड़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड नहीं करना है, वेरिएंस ऐड करके लिखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में समझेंगे। और एक पर्टिकुलर केस हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था यहाँ पर, 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई ई की पावर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस में सपोज करिए मीन कितना हो गया 0 और वेरिएंस कितना है 1। तो अगर मीन और वेरिएंस की वैल्यू आप ऊपर पुट कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन स्टैंडर्ड 1 अपॉन रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड, when x equal to 0 and variance is standard deviation is equal to 1, then it is called standard normal probability distribution. तो standard probability distribution कब आता है नॉर्मल में, when mean equal to 0 and standard deviation is equal to 1। ठीक है, आप क्वेश्चंस लेंगे इसके और आप समझेंगे कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। What is the coefficient of variance? Coefficient of variance, डिस्पर्सन का फॉर्मूला आ गया है। coefficient of variance क्या फॉर्मूला होता है सीवी का, coefficient of variance का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, तो व्हाट इज द coefficient of variance when the probability distribution is given by this। अब आप बोलेंगे कि ये और वो आपस में क्या रिलेशन है इनका, तो रिलेशन तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में आप डिस्पर्सन वाले या सेंट्रल टेंडेंसी वाले फॉर्मूले ही रीड कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को एक बार जरा कंपेयर करेंगे। मैं दोबारा लिख रही हूँ फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला था 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मैं कंपेयर करूंगी केवल और बताऊंगी मीन कितना है, वेरिएंस कितना है। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार, वहां लिखा है x माइनस 10, तो कंपेयर करके बता सकते हैं आपकी मीन कितना है। यस, हम कह सकते हैं कि मीन कितना है, यानी कि एक्स बार कितना है हमारे पास 10। अब नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 32। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4। बस अब हमें जो पूछा हुआ है हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू पुट करेंगे और हम फाइंड करेंगे सीवी। तो 4 अपॉन 10 इंटू 100
40%। आंसर सही करेंगे इसका 40%। आंसर सही कर लेंगे इसका। बुक का क्वेश्चन है ये। आंसर इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ x having the following probability density distribution। फंक्शन हमें दे रखा है 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे इस टर्म को तो मैं देखती नहीं हूँ, हम डायरेक्टली कंपेयर करना है। हमारे फॉर्मूले में क्या लिखा था? हमारे फॉर्मूले में लिखा था x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसको कंपेयर करके आप देखेंगे मीन, मीन कितना दिख रहा है हमें? मीन हमें दिख रहा है 10। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना है? 72। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 36, स्टैंडर्ड डेविएशन 6। अब इससे हमसे कुछ भी पूछा जाए, क्योंकि मीन निकल गया तो मीडियन मोड भी 10-10 होगा। हम लोगों ने अगर एसडी निकाल लिया तो वी कैन इजीली फाइंड एमडी और क्यूडी। पूछा क्या है आप देखिएगा, हमसे पूछा हुआ है फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू। तो Q1 का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, Q1 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 0.6745 ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे एक्स बार यानी कि 10 माइनस 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन 6। सॉल्व करेंगे हम इसको। 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 10, 5.95। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है। सारे फॉर्मूले क्या हैं? वही हैं जो आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्सन में पढ़े हुए हैं टर्म्स। नेक्स्ट लेंगे, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉरी, इफ द 2 क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी क्वार्टाइल्स आपको दे रखे हैं दिस एंड दिस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वार्टाइल्स दे रखे हैं यानी कि Q3 एंड सबसे पहले Q3 बड़ा वाला नंबर Q3 होगा, याद रखिएगा हमेशा। Q3 क्या लिखेंगे फॉर्मूला Q3 के लिए? एक्स बार प्लस 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन Q1 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस वाले नंबर में लिखेंगे हम 25.4 और यहाँ लिखेंगे 14.6। सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो अगर मैं इनको कट करूंगी तो एक्स बार की वैल्यू निकलेगी। पहले एक्स बार भी निकाल लेते हैं। लेट 2 एक्स बार कितना आएगा, इसको ऐड कर देते हैं हम तो 40 आ जाएगा ये, आई थिंक। एक बार ऐड कर लेते हैं, 25.4 प्लस 14.6 40, तो आपके पास मीन निकल गया 20। लेकिन हमसे मीन नहीं पूछा था, हमसे पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं मीन की वैल्यू 20 पुट करिए आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 25.4। माइनस कर देंगे 25.4 माइनस 20 और डिवाइड कर दीजिए 0.6745 से, तो आपके पास अप्रोक्स 8 क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, लेकिन सपोज करो किसी को इस तरीके से नहीं करना है, किसी को दूसरा तरीका यूज करना है, तो सेकंड वे क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक बार वो भी समझाती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप Q1 और Q3 गिवन है तो इससे QD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो आप फाइंड करेंगे 25.4 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा ये चेक करते हैं हम। 25.4 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाय 2, 5.4। ये तो किसकी वैल्यू निकली हमारे पास, QD की। हमसे पूछा है SD, तो हमें रिलेशन पता है 4 टाइम्स ऑफ SD इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ SD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD। मुझे SD फाइंड करना था, MD को नहीं करना था, इसलिए मैंने MD लिखा ही नहीं है। सिंपली 4 टाइम्स ऑफ SD इज इक्वल टू 6 इंटू QD कितना निकला है 5.4।
तो SD की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे आप 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, अप्रोक्स 8.1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 150 एंड SD 45, फाइंड Q1 एंड Q3। इस बार हमें मीन और SD गिवन है, हमें Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, Q1 इज इक्वल टू मीन माइनस 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन कितना है बेटा 150 माइनस 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन 45, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.6745 माइनस 150, वी विल गेट 119.64, 119.6। तो ये तो क्या निकला हमारा Q1। Q3 के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन प्लस कर देंगे, 150 प्लस 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 6745 था, उल्टा लिख दिया। 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 150, 180.35। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गए, Q1 Q3। ठीक है, for a normal distribution if mean deviation is 16, what is quartile deviation? mean deviation given है, quartile deviation फाइंड करना है। तो हमें रिलेशन पता है 4SD 5MD 6QD। ठीक है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है MD, यानी कि 5 इंटू मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 इंटू QD। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी। तो QD कितना आएगा आपके पास, 80 डिवाइडेड बाय 6, 13.33 समथिंग। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डिवीजन इज 6, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। सिंपल, 4 टाइम्स ऑफ SD इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD। 4SD इज इक्वल टू 6 इंटू QD कितना है 6, तो SD कितना हो जाएगा 36/4 9। इफ द क्वार्टाइल डिवीजन देन मीन डिवीजन इज, ठीक है, ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, क्वार्टाइल डिवीजन, हमसे पूछा हुआ है मीन डेविएशन। तो 4SD वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, काट देंगे, 5MD 6QD। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वार्टाइल डिवीजन 6 इंटू 4.05, हमसे क्या पूछा है, मीन डेविएशन। MD कितना हो जाएगा 4.05, 4.86, अप्रोक्स आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 0.6745 वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएंगे। इसमें थोड़ा सा डिजिट का फर्क पड़ता है क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता ये, बट बेटर यही है कि एक ही फॉर्मूला ऐड कर लें। द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड SD। हमें मीन और SD गिवन है और हमें क्या पूछा है, क्वार्टाइल डिवीजन। अब हमें मीन का कोई यूज है ही नहीं, क्वार्टाइल डिवीजन के लिए पहले Q1 और Q3 निकालने का कोई मतलब नहीं है। क्वार्टाइल डिवीजन निकालना हो तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला चलेगा Q1 Q3 फिर Q3 माइनस Q1/2, और वो Q3 Q1 इससे निकाल सकते, बट कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्टली, हमें SD पता है, हमें QD निकालना है, तो ये मीन कंफ्यूज करने के लिए गिवन है ओनली। ठीक है, तो पता चला कोई बच्चा यूज कर रहा है, पहले Q3 निकाल रहा है, x बार यानी कि मीन को यूज करके x बार प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डिवीजन, फिर Q1 निकाल रहा है, फिर Q3 माइनस Q1/2 कर रहे हो, आंसर आ जाएगा बट लेंथी प्रोसेस है। डायरेक्ट करेंगे हम, हमें SD गिवन है, QD फाइंड करना है, तो 4 टाइम्स ऑफ SD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD। तो 4 इंटू SD कितना है 4, और आपको निकालना है QD, तो QD आएगा आपका 16/6, 2.66। लेकिन आप वो पूरे वाले प्रोसेस से अगर निकालेंगे, दैट मीन्स अगर आप पहले
Q1 की वैल्यू, मैं क्या बोल रही थी, मैं ये से बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप Q3 की वैल्यू निकालिए। Q3 का फॉर्मूला होता है x बार प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आप निकालिए Q1 की वैल्यू, x बार माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आप लगाइए QD का फॉर्मूला, यानी कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इस केस में आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा 2.7, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े से डिजिट का फर्क है पॉइंट की बात की। दैट्स वाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 4SD 5MD 6QD। ठीक है। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस। क्या क्या गिवन है हमें? फर्स्ट क्वार्टाइल यानी हमें गिवन है Q1 13.25 एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन MD हमें गिवन है 8 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है, यानी कि अगर हम मीन या मीडियन कुछ भी फाइंड कर लेते हैं तो हम अल्टीमेटली क्या निकाल लेंगे? हम मोड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली। तो चलिए शुरू करें। इस क्वेश्चन में अधूरी इन्फॉर्मेशन से, यानी कि आधी दर की आधी दर की, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। MD दे रखा है और Q1 दे रखा है, और आप मीन मीडियन मोड में से कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या Q1 से कुछ निकाल सकती हूँ? अभी तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि Q1 में एक्चुअली फॉर्मूले में मेरे पास मीन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। मुझे 2 नंबर्स चाहिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या मैं इससे मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन में से कुछ निकाल सकती हूँ? तो यस, हम निकाल सकते हैं इससे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लिखेंगे 4SD 5MD 5MD। QD की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आएगा? 5 इंटू MD, MD की वैल्यू कितनी है? 8/4। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल के आ गया 10। अब क्या फ़ायदा हुआ इससे? क्योंकि मेरे पास Q1 और स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या मैं मीन निकाल सकती हूँ? देखो, मोड तो कुछ है ही नहीं इसमें कि हम निकाल सकें या मीडियन, तो ये याद रखिए आपको निकालना तो मीन ही है। फिर मीन हमें पता है कि मीडियन और मोड तीनों बराबर होंगे, तो जो आंसर मीन का आएगा वही आंसर मीडियन है, वही आंसर मोड है। मीन आता है क्या फॉर्मूले में? Q1 के साथ आता है। अब हमारे पास Q1 की वैल्यू है, कितनी है? 13.25। मीन हमें पता नहीं है, लेकिन 0.6745 ऑफ 10 ये पता है हमें। तो हम क्या करेंगे? मीन निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको एक बार। 0.6745 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 6.745। 13 प्लस 6.745, तो अप्रोक्स आएगा 19.745 मीन। ठीक है, अप्रोक्स आंसर लगाना पड़ेगा 20। पॉइंट में थोड़ा सा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं 4SD 5MD 6QD, थोड़ा सा लिटिल बिट डेसिमल में प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी, बट उसको राउंड ऑफ करने की हैबिट डालेंगे, क्योंकि बार बार अलग अलग फॉर्मूले लगाए हम, उससे बेस्ट यही है कि हम एक फॉर्मूला याद करें और उसको राउंड ऑफ करें। चलिए, एक्स और वाई दो डिस्ट्रीब्यूशन है जो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन एंड 10 एंड 12। एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 10, वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जबकि इसके पैरामीटर्स वेरिएंस होते हैं। तो इसका दूसरा पैरामीटर कितना होगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और इसका 4 का स्क्वायर यानी कि 16। एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन एंड वेरिएंस, वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर मीन एंड वेरिएंस। तो एक्स प्लस वाई फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन एंड वेरिएंस। 9 प्लस 16 आप जोड़ेंगे तो 25। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा हुआ है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा।
तो मीन तो आई थिंक बहुत क्लियर दिख रहा है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस अगर 25 है तो सॉरी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 5। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली मीन जोड़ दिया 10 + 12 22, तो एसडी भी जोड़ दो 3 + 4 7, और ऑप्शन पहला वही है, बट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं ऐड होता है, वेरिएंस ऐड होता है। मैंने इसीलिए आपको उस समय नोटिस करने को बोला था कि पैरामीटर्स जो होते हैं वही ऐड करने हैं। इसका भी आंसर एक्स फॉलो कर रहा है 3 एंड 36 विथ पैरामीटर 3 एंड 36, यानी कि मीन कितना है 3 और वेरिएंस कितना है 36। वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर 5 एंड 64। तो x + y भी किसको फॉलो करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर्स 8 एंड 100। तो इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पूछा है कि हम आंसर 10 बोले, नहीं, हमसे ये पूछा है x + y फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स की फॉर्म ही छोड़ दिए। तो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? पैरामीटर्स होंगे 8 और 100। ठीक है, तो आंसर विल बी 100 नॉट 10। आंसर कितना होगा इसका? 100। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, देन वी विल से कि स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 10। लेकिन पैरामीटर्स की बात करिए, ओनली ब्रैकेट में पैरामीटर्स हैं, तो आंसर कितना होगा? 100। तो यहाँ तक हमारे पास सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले यूज़ किए QD, MD, SD, मीन, मीडियन, मॉड के, और क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें एक पैटर्न का क्वेश्चन और बचता है, वो क्या होता है? कर्व से यूज़ होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कर्व की शेप दोबारा समझाती हूँ। ये पॉइंट हमारा होता है मीन का, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, और इस पॉइंट पर हमारी z इसमें एक वैल्यू होती है जो एरिया फाइंड करने के काम में आती है। आपके बुक में पीछे एक पूरा चार्ट बना हुआ है, उसमें जेड की वैल्यूज दे रखी हैं, बट एग्जामिनेशन में आपको जेड की वैल्यूज गिवन आएंगी, तो आपको उस चार्ट को रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है? z = 0 होता है। अब जेड फाइंड कैसे करते हैं? जेड फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है x - x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। फॉर अ सर्टेन नॉर्मल वेरिएबल x, मीन इज 12 एंड SD इज 4। मीन कितना है? मैं एक मिनट चेंज कर लूँ। मीन कितना दे रखा है हमें? 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है उसने? 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज मोर देन और इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू 20 समथिंग इधर आएगा, बिकॉज 12 इधर आ रहा है नंबर लाइन पे, तो x = 20 से ज़्यादा, यानी कि हमसे ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, हमसे ये वाला एरिया पूछा है कि इस एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो एरिया होता है आपको सिंपली वो माइनस करना है, बट एक बार समझेंगे आप रीज़न क्यों। सबसे पहले हम निकालते हैं z। कितने के लिए वैल्यू पूछी? 20 के लिए। 20 - x बार, x बार कितना है बेटा? 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4। तो ये z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? z की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो व्हेन x = 20 के लिए z कितना आया आपके पास? 2। अब आप देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम z = 0 टू z = 2 इज 0.4772, यानी कि z = 0 से लेके z = 2 तक एरिया कितना है? 0.4772। ठीक है, हमसे ये पूछा है 20 से ज़्यादा एरिया होने की प्रोबेबिलिटी। अब लॉजिक समझिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया पीछे 0.5। एक्चुअली टोटल एरिया कितना है? 1, उसमें से हाफ एरिया कितना हो जाएगा? 0.5। इस 0.5 में से भी यहाँ तक का एरिया आपको पता चल गया कितना है। यहाँ तक का एरिया है 0.4772, तो 0.5 माइनस 0.2, तो आपके पास रिमेनिंग एरिया बचेगा 0.0228। एक बार दोबारा समझाते हैं, दोबारा देखिएगा।
ये पॉइंट है मीन का। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 12 और जेड कितना होता है 0। हमेशा जेड इक्वल टू 0 यहाँ होगा, ठीक है। उसने बोला है व्हेन एक्स की वैल्यू 20 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्स की वैल्यू 20 से बड़ी हो, बड़ी यानी कि इधर आएगा मोर देन, नंबर लाइन पे 20 से बड़े नंबर इधर आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेड की वैल्यू फाइंड करें सबसे पहले फॉर्मूला लगा के। जेड की फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इक्वल टू 2 आया। जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू 2 तक का एरिया क्वेश्चन में गिवन आएगा आपको, दैट इज 0.4772। यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये टोटल एरिया आपको पता है 0.5 है। नंबर लाइन से समझेंगे, ये लाइन 0.5 की है, उसमें से यहाँ तक की लाइन है 0.4772 की, तो बची हुई लाइन कितनी होगी माइनस कर देंगे, ठीक है। एक और लेते हैं। A sample of 100 dry batteries cell tested to find the length of the life produce the result। मीन कितना दे रखा है आपको 12। मीन आपको दे रखा है 12 और यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या लिखा मैंने 0। What percentage of battery cell are expected to have a life less than 6 hours। 6 घंटों से भी लाइफ कम होनी चाहिए। अच्छा 6 किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। सबसे पहले तो इधर समझेंगे, हमारा 6 आएगा इधर, x इक्वल टू 6 और 6 से भी कम होनी चाहिए, यानी कि ये वाला एरिया पूछा है हमसे। 6 से भी कम यानी कि इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे अब इधर। अच्छा जेड से अगर जेड का साइन माइनस आता है तो वो भी आपको बताता है कि नंबर किधर आएगा, इधर आएगा, बट नंबर लाइन से हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फाइंड करेंगे जेड, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी -2 यानी कि 2। माइनस साइन क्या बताता है कि एरिया लेफ्ट साइड होगा और प्लस साइन क्या बताता है कि एरिया राइट साइड होगा, ठीक है। बट नंबर लाइन से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू 6 है तो इधर आएगी लेफ्ट साइड। चलिए अगेन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू 2 तक का एरिया। ये एरिया दे रखा है आपको 0.4772, तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा। अगेन हमें पता है कि यहाँ तक का एरिया 0.5 है, उसमें से ये वाला एरिया है 0.4772, तो माइनस कर देंगे 0.5 माइनस 0.4772, एरिया आएगा 0.0228। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, 2.28%। एक और लेंगे। 5000 students had appear in the examination. The mean marks was 39.5। मीन मार्क्स कितने हैं, अगेन मैं डायग्राम बना रही हूँ। (39.5) where z is equal to 0। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12.5, ठीक है। अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, हमें पता है वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 60%। 60% से ज़्यादा आने चाहिए, 60% से ज़्यादा। x इक्वल टू 60 इधर आएगा, उससे भी ज़्यादा आने चाहिए, यानी कि इधर वाले नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, इधर वाला एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले मैं जेड की वैल्यू निकालूंगी। क्या नहीं भी निकालूंगी तो वैसे आप एग्जामिनेशन में देखते हैं एक ही एरिया गिवन होगा तो वही गिवन होगा, बट फिर भी हम तो जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या निकलेगी, x 60 के लिए यही निकाल देती हूँ, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 12.5। सॉल्व करेंगे आप इसको, 60 माइनस 39.5 डिवाइडेड बाय 12.5, यू विल गेट 1.64, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई, कितनी आई 1.64। अब लाइन रीड करते हैं, एरिया
z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 1.64 तक का एरिया हमें गिवन है, ये वाला एरिया हमें गिवन है 0.4495। तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा भाई, बता चुकी हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है 0.5, उसमें से ये एरिया हमें पता चल गया। तो रिमेनिंग एरिया के लिए क्या करेंगे, 0.5 माइनस 0.4495। रिमेनिंग एरिया बेटा आपका आएगा, अगर एरिया की बात करेंगे 0.0505। परसेंटेज में पूछता तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देती 5.05। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर पूछा है, पहले एक बार परसेंटेज निकाल लें इनटू 100, यानी कि 5.05% स्टूडेंट्स जो होंगे उनके मार्क्स क्या होंगे, अबव 60 होंगे, 5% ओनली। तो 5000 का 5% निकाल लेंगे, 5.05%। यू विल गेट 252.5। दैट मीन्स 252 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स, या 5% जो टोटल एग्रीगेट बच्चे हैं उनके मार्क्स क्या होंगे, मोर देन 60। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 5% निकाल लीजिए, उनके मार्क्स क्या होंगे, मोर देन 60। ठीक है। एक और लेंगे। इन अ सैंपल ऑफ 800 स्टूडेंट्स, in a sample of 800 students, the mean weight and the standard deviation is to be found 50 and 20। तो आपको मीन पता चल गया है कि मीन कितना है 50, z इक्वल टू 0 पर, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। ऑन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग बिटवीन 46 टू 62? 46, दैट मीन्स ये नंबर आएगा बेटा यहाँ x इक्वल टू 46, x इक्वल टू 62। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा बनाती हूँ इसका ग्राफ में, दोबारा से समझिएगा इसको। ये मीन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारा कितना है मीन की वैल्यू हमारे पास 50, और यहाँ पर z इक्वल टू है हमारे पास 0। ठीक है। उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन, यानी कि हमें नंबर लेने हैं यहाँ पर, कितने हैं, ये नंबर है 46 से लेके 62, और एरिया कौन सा वाला फाइंड करना है, ये वाला है ना, ये एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए अब गिवन एरिया जो है उसके लिए जेड की वैल्यू तो निकाल लें पहले, तो पहले जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड इस वाले पॉइंट के लिए निकाल रही हूँ 46 के लिए, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/20, 4 डिवाइडेड बाय 20.2। तो z इक्वल टू, ये z की वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पर, z की वैल्यू आई है यहाँ पर 0.2। तो z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 0.2 तक का एरिया आपके पास है 0.0793। तो बेटा z इक्वल टू 0 से लेके ये वाला एरिया, पेन चेंज करें, ये एरिया आएगा आपके पास 0.0793। ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए भी z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, 12 डिवाइडेड बाय 50, 12 डिवाइडेड बाय 20.6। z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 0.6 तक का एरिया, ये एरिया z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 0.6 तक का एरिया 0.2257। तो टोटल एरिया फ्रॉम z इक्वल टू 0.2 से z इक्वल टू 0.6, और यू कैन से x इक्वल टू 46 से लेके x इक्वल टू 62 तक का टोटल एरिया क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, हमें इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 0.2257 प्लस 0.0793। तो टोटल एरिया हो जाएगा 0.305। अगर हमसे एरिया पूछेगा 0.305, परसेंटेज में पूछेगा तो अप्रोक्स 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बीच में आएंगे, 30% आउट ऑफ 800। तो लेकिन हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 800 कर दीजिए, 244 स्टूडेंट्स। ठीक है।
परसेंटेज में भी पूछ सकता है, एरिया भी पूछ सकता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पूछ सकता है। तो तीनों तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके, ये वाले भी। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म होता है। स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसमें बेसिक थ्योरी है।